यस आई नो इट्स योर वेकेशन, मुझे पता है 4-5 दिन का छुट्टी है, ओके। बट आप लोगों में से ही कुछ लड़की ने, मेरे ख्याल से एक लड़की थी एक लड़का था, ओके, आस्क मी 2 क्वेश्चंस, ओके। 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं और एक लड़की ने मेरे को बोला कि सर कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो मैं इस वीडियो में आपकी ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ, अलग से भी वीडियो बना के आपको सेंड कर चुका हूँ, जब देख रहे होंगे तो सेंड कर चुका हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम योर NCERT एक्सरसाइज ऑफ लॉज ऑफ मोशन कि एक मैन है ऑफ 17 kg, ओके, विच इज़ द मास ऑफ दिस मैन, ओके, एंड इट इज़ स्टैंडिंग ऑन ए स्केल ऑफ, ऑब्वियसली बात है विंग मशीन पे होगा वो खड़ा, एंड विच इज़ इन द लिफ्ट, ठीक है, एलिवेटर के अंदर है, ओके, इनसाइड द एलिवेटर, लिफ्ट में है, और लिफ्ट के पास 1 2 3 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन में हमें बताना है कि मैन का मास कितना आ रहा होगा, रीडिंग कर रहा होगा, ओके। ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ तो अलग होगा भाई, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। देखो याद कर लो एक चीज़ याद कर लो, क्या याद करने का है आपको? लो जी, बन गया आदमी, बहुत बढ़िया, ये मशीन होगी, ठीक है ना। एक चीज़ याद रख लो कि लिफ्ट के अंदर यदि आपको लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई लॉज ऑफ मोशन, तो लिफ्ट का मोशन अपोजिट करके तब लगाओ, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन शुड बी अपोजिट इनसाइड द लिफ्ट के अंदर जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है उसके अपोजिट काम चलेगा, तब लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो सकते हैं, अन्यथा ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। द लॉज ऑफ मोशन विच इज़ डिस्कस्ड बाय द न्यूटन्स इज ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फॉर्म्स, इनर्शियल फ्रेम्स, एंड द लिफ्ट, एलिवेटर, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, द मूविंग ट्रक, है ना, these types of things are non inertial frames. So non inertial frame में आपको laws of motion लगाना है तो you have just one thing to do कि acceleration और force की direction opposite कर दो, बस लगा दो। देखो कितना आसान है। पहले पार्ट में देखो, जो लिफ्ट है वो मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऊपर की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन तो कुछ होगा नहीं, ओके। फोर्स कितना होगा? 0। तो आदमी में भी कोई फोर्स अलग से लगेगा? नहीं, कोई अलग से फोर्स नहीं होगा। कौन सा फोर्स होगा? केवल वेट होगा। तो इस समय कोई भी डिफरेंट रीडिंग नहीं आएगी, सेम रीडिंग आएगी एट दिस टाइम व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्मली गोइंग, मतलब 70 kg, कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे इस समय, बिकॉज देर इज नो फोर्स, देर इज नो नेट फोर्स ऑन द लिफ्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं है। बस सेकंड में देखो, सेकंड में इट्स गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यहाँ से ही देखना स्टार्ट कर दो, लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचो यू आर इन द लिफ्ट, ओके, यू आर इन द एलिवेटर, ठीक है, और लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, आपको कैसा लगता है? और विद द एक्सेलरेशन, ठीक है, कैसा लगता है? अचानक से हल्का फील होता है। समझो, सोचो, नहीं कोई सोच पा रहा है तो चले जाओ, जाके सीधे लिफ्ट में चले जाओ, ठीक है, गो इनसाइड द लिफ्ट एंड उसको बोलो कि भाई नीचे ले जा, और सोचो आपको कैसा लग रहा है, आपको हल्का फील होगा। वाई इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि जिस डायरेक्शन में अर्थ हमें खींचना चाह रही है, ड्रैग कर रही है अर्थ में, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन। सोचो, हमें कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, खींच के ले जा रहा है, और हम खुद चल पड़े तो उसको खींचना पड़ेगा क्या? सोचो, नहीं करना पड़ेगा, उसको खींचना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही तो होगा, अर्थ हमें खींच रही है विद सम फोर्स, तभी तो हमें अपना वेट लगता है, महसूस होता है, नहीं तो क्यों होगा? क्यों हमें वेट कम लगने लगता है मून पे? हालांकि हम में से कोई भी नहीं गया अभी तक, ठीक है, लेकिन हम सब ये समझते हैं कि ऑन मार्स वी आर हैविंग अ लाइटर वेट। वाई? बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा,
यहाँ पे भी तो यही होगा। नाउ हमें ऐसा लगेगा, वी फील लाइक कि हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गया। वाई? बिकॉज द डायरेक्शन हैज़ बिन, मतलब जो हमारी लिफ्ट है वो हमें नीचे ले जा रही है, अर्थ भी खींच रही है, ये भी ले जा रही है, इसलिए ऐड नहीं होगा फोर्स। सोचो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे सोचेंगे कि सर दो फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई दे शुड बी एडेड। नो, वाई? वाई? क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है हमको, उसी डायरेक्शन में हम भी दौड़ रहे हैं, हम खुद दौड़ रहे हैं, तो उसको खींचना नहीं पड़ेगा। ऐसे सोचो, उसको ऐसे सोचो कि आपको मम्मी खींच के ले जा रही है स्कूल में कि बेटा चल 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 चल, नहीं मारोगे थप्पड़, ठीक है, और आप बोल रहे हो आप अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं मम्मी थप्पड़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्कूल में मेरी, ठीक, डॉट 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 डॉट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो ऐसा कि सूडो फोर्स लगाओ ऊपर की ओर, ऐसा हो रहा है, ठीक है। यदि आपको लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं, अब ये कंसेप्ट था, ये समझने का तरीका था जो मैंने समझा आपको। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सूडो फोर्स, ओके, विद एक्सेलरेशन ऑफ same acceleration 5 meter per second square, and the weight is applying with the acceleration of g, okay. So there will be a effective g in this dyne, effective g, that will come equal to g minus a, g minus a, g minus a, g minus a, 10 minus 5, that will equal to 5 meter per second square, okay. So weight will be how much? weight कितना होता है m into g, तो g कितना लगेगा यहाँ पे, इफेक्टिव लगेगा। मास कितना है 70 kg, ओके, यहाँ 70 इंटू 10 कर दो 700 न्यूटन, ओके, वेट पूछा है ना उसने, ओके। तो यहाँ पे इस समय कितना होगा उसको, 70 इंटू 5, 70 इंटू 5 कितना 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 कितना, जल्दी बताओ 70 इंटू 5, 7 ओके। ये रीडिंग यदि न्यूटन में दे रहा है तो वो होगी, ओके। यदि यहाँ पे बात करो तो रीडिंग 70 kg होगी, यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी 35 kg, आधा हो जाएगा आदमी सीधा, आधा, ओके। क्योंकि उसके लिए तो जी उतना ही रहना है ना, मशीन में तो फिट है, वो एनालॉजिकल फिट है, वो मशीन में तो जिस पे खड़ा है मशीन पे वो तो उतनी ही रखेगी जी, उसका लिए तो वो तो जी उतना ही रखा रह जाएगा, उसके लिए रीडिंग कम हो जाएगी, वेट उसके लिए कम हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये क्या करती है, रिएक्शन फोर्स निकालती है, ये आपका वेट नहीं बताती, कभी भी याद रखो ये चीज़ भी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस वीडियो पे नहीं हो पाते, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ कि ये जो वेइंग मशीन होती है ना, वेइंग मशीन कभी भी आपका वेट नहीं बताती, कभी भी नहीं बताती, ये बताती है रिएक्शन फोर्स। क्या बताती है ये? रिएक्शन फोर्स बताती है, आप कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहे हो उस पर, बस जितना आपका रिएक्शन फोर्स होता है। जनरल केसेस में जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमारे वेट के इक्वल होता है, आपने देखा है ना, N was equal to mg, है ना, तो इसीलिए हम बोल देते हैं वेट है हमारा, लेकिन इन जनरल केस होता है वो, यहाँ पे जनरल नहीं है, एबनॉर्मल केस है, ओके। तो इस समय आपके जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना है 35 kg के इक्वल है, मतलब 350 न्यूटन है आपका रिएक्शन फोर्स, क्योंकि आपको नीचे एक फोर्स लेके जा रहा है अपने आप, ठीक है। समझ में आया इस केस में क्या करना था? चलिए नाउ नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में जो एक्सेलरेटर है, सॉरी एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, वो सेम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ऊपर की तरफ लेके जा रही है, धरती नीचे ले जाना चाह रही है, वो ऊपर ले जाना चाह रही है, तो धरती और फोर्स लगाने की ऐसा लगेगा, वी फील लाइक कि और तेजी से खींच रही है धरती। क्लियर है? ऑब्वियस बात है, आप रस्सा खेलते हो, एक तरफ से इधर से खींचे, एक तरफ इधर से खींचे, ओके। किसी ने इधर से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया तो आप भी तो इधर से फोर्स लगाना चालू करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप इधर की तरफ भी खींच रहे हो, इधर की तरफ भी खींच रहे हो। तो यहाँ पे भी सेम केस आएगा। आप यदि यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन लगाना है तो इस समय आप एक्सेलरेशन किस तरफ कर दो, फील लाइक नीचे की तरफ, ठीक है। अब लॉज ऑफ मोशन लगाओ, अब लगाओ जी लॉज ऑफ मोशन। इस समय क्या करोगे आप, राइट नाउ जी इफेक्टिव विल कम इक्वल टू 10 + 5, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होंगे, वेट भी इसी डायरेक्शन में होगा जी, है ना, जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा, ओके। और ये भी नीचे, तो इस समय जी इफेक्टिव कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कितना वेट हो जाएगा इस समय, तेरे बिना जिंदगी से कोई 70 × 15 कितना आ जाएगा जरा देख लो भाई। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी राह हमें मिला, मतलब 105 kg। ओ भाई के
मोटा दिखाएगी पूरा, ठीक है। 105 kg दिखाएगी इस समय रीडिंग। अब देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट है वेटलेसनेस का, लास्ट वाला। क्या हो कि लिफ्ट टूट जाए, लिफ्ट का वायर टूट गया। मैंने एक मूवी देखी थी, बहुत खतरनाक नहीं थी लेकिन अच्छी मूवी थी वो, ठीक है। उसमें पूरी मूवी लिफ्ट के अंदर ही ख़त्म, लिफ्ट से चालू लिफ्ट में ख़त्म। एक भूत की मूवी थी, हॉन्टेड थी शायद मूवी का नाम, ठीक है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली देखी है, 15-20 दिन पहले ही। उसमें लिफ्ट के अंदर मूवी स्टार्ट होती है, उसमें 4-5 लोग होते हैं, 4-5 को भूत मार देता है, एक एक करके मजे लेता है, पूरा लिफ्ट रोक देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप खड़े हो लिफ्ट के अंदर, वही भूत घुस गया और उसने क्या करा, वायर तोड़ दिया। अब लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी सोचो। लिफ्ट सोचो, लिफ्ट आप नहीं, अब अभी आप अपने आप को मत सोचो। लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, और यदि कोई चीज़ डाउनवर्ड फ्रीली जाती है तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ओके ओके। और आपको भी तो धरती इसी तरीके से फोर्स से नीचे खींच रही है, आपको भी तो धरती इसी फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है। और इफ़ यू आर गोइंग विद सेम एक्सेलरेशन, अपने आप नीचे जाओ इसी एक्सेलरेशन से, ठीक है, इसी एक्सेलरेशन से आप खुद ही जाने लग जाओ जिस फोर्स से अर्थ खींच रही है। तो अर्थ फोर्स लगाएगी? नहीं लगाएगी, हालांकि वो लगा रही है, लेकिन इट सीम्स कि अर्थ फोर्स ही नहीं लगा रही है हमारे पे उस टाइम पे। वाई? क्योंकि हम उसी स्पीड से जाने लगे जिस स्पीड से वो ले जाना चाह रही है, जिस एक्सेलरेशन से वो अर्थ ले जाना चाह रही है उसी एक्सेलरेशन में लगा रहे। मम्मी की बात आ जाए फिर बात कि मम्मी हमें हाथ खींच के ले जा रही थी, हम थोड़ा सा रजिस्ट कर रहे थे लेकिन मम्मी की स्पीड पे नहीं भाग पा रहे थे। नाउ जिस स्पीड से मम्मी ले जाना चाह रही है हम उसी स्पीड से जाना चाह रहे हैं, जिस स्पीड से मम्मी ले जाना चाह रही है उसी स्पीड से हम जा रहे हैं। तो मम्मी फोर्स लगाएंगे क्या? नहीं, मम्मी हाथ छोड़ देंगी, बेटे आराम से चलो, हम भी चलेंगे हाथ हिलाते, तुम भी हाथ हिलाते। समझ में आया? इस समय वी फील लाइक कि भैया ये लिफ्ट जो है नीचे नहीं जा रही है, इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पे जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रही है। दोनों क्या हो जाएगी? देखो इफेक्टिव जी कितना आएगा, इसकी बत्ती गायब हो गई, इसमें मुझे बत्ती डालनी पड़ेगी। ओके, जी इफेक्टिव कितना आएगा? ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला, दोनों अपोजिट है तो माइनस ही होंगे। ओके, और कितना आ जाएगा जी इफेक्टिव? 0। तो वेट कितना आएगा इस बार? m इंटू जी इफेक्टिव कितना? 0। वेट कितना है? 0 है। वेट कितना है? 0 है। अरे भाई इस समय रीडिंग कुछ नहीं देगी, 0 kg, 0 kg, कोई रीडिंग ही नहीं देगी इस समय, लिफ्ट नीचे जा रही है। वैसे भी सीधी सी बात है, इस समय बंदा खड़ा रह पाएगा उस पर? नहीं खड़ा रह पाएगा, वो तो अरे राम हरे कृष्णा बचाओ मेरे को, ठीक है। लेकिन फिर भी इस टाइम पे रीडिंग नहीं देगी मशीन। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जो लिफ्ट है वो विद सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगी, फ्रीली गिरेगी, जिस तरीके से अर्थ उसको नीचे खींचना चाह रही थी, ऑब्वियसली। ओके, अब क्या होगा? सूडो फोर्स लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में मोशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगाओ। तो हम ऑब्वियसली बात है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो विद ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जा रही होगी, फ्रीली जा रही है तो हम अपोजिट लगाएंगे सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो ऊपर की तरफ लगेगा। और अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ हमेशा नीचे की तरफ। तो जी माइनस जी 0। समझ में आया? उतारो इसको, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम अ गर्ल, ठीक है, एक किसी लड़की ने पूछा था, नाम मुझे याद नहीं रहते, कसम से बोल रहा हूँ भाई अभी आपके लिए। मतलब मेरा नाम भी टिपिकल है होगा शायद आपके लिए याद करना, और मुझे भी आपका नाम, ठीक है। हाँ, मतलब नहीं समझा करते हैं यार बातों को, ठीक है। ये कोई मतलब वो नहीं है कि आपकी मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट ये जेन्युइन चीज़ है। ओके, देयर इज़ अ ट्रेन, ठीक है, देयर इज़ अ ट्रेन विच इज़ मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर, ओके, एंड द मास ऑफ द ट्रेन इज गिवन टू बी 10⁻6 kg। ओके, द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, what is the centripetal force which is active on the train and the debas of the train, है ना। and the second thing कि what should be the angle of banking to prevent the veering of the train। veering आप लोग जानते होंगे क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे तो बीटेक में जाके पता चला
ठीक है। हाँ, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत ज्ञानवान कौटिल्य था, नहीं। ठीक है। वियरिंग का मतलब क्या होता है? घिसना। ठीक है, वियर आउट हो जाना। बहुत सारी चीज़ों में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो अपन लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको पढ़ते भी हैं। वियरिंग को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर बात भी करते हैं, और कब कौन वियरिंग ज़्यादा हो गई, कितने एंगल पे काटोगे तो नहीं होगी, कितने एंगल पे, बहुत सारी टिपिकलिटी होती है, बहुत सारी। लेथ मशीन तक चलाई है मैंने। ओके, मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वियरिंग क्या होता है? घिस जाना। टूल का अब जनरली हम जो होते हैं वियरिंग यूज़ करते हैं वर्ड टूल के घिसने पे। ओके, टूल क्या होता है? जिससे हम किसी को ड्रिल करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, या नर्लिंग करते हैं, ड्रिलिंग, कुछ भी, थ्रेडिंग करते हैं। ओके, बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो करते हैं, उसका जो टूल है उसके घिसने को हम बोलते हैं वियरिंग। ओके, ऑब्वियस ही बात है, अब हर कहीं यूज़ कराने लगता है, हर कहीं पे भी घिसने को हम वियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज़ बतानी है यहाँ पे कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए टू प्रिवेंट द वियरिंग ऑफ द ट्रेन, द पहियास ऑफ द टायर जो है ट्रेन के, उसको वियरिंग करने के लिए बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ उस चीज़ के बारे में। और दूसरी चीज़ पूछिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे म्यू निकालने की जरूरत है। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ म्यू, सो वी इज इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू आर जी। ओके, वी इज गिवन टू अस लाइक वी इज गिवन टू अस दैट इज कितना है 54 kg पर मीटर, किलोमीटर पर मीटर आर। ओके, सो किलोमीटर 10⁻³ बाई आर्स मतलब 3600। अच्छा, इतना सारा ताम झाम करने से बेहतर है एक चीज़ याद रख लो, डिवाइडेड इट बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। ओके, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरा घर में कोई आया, पापा ऊपर सो रहे, तो पापा को बुला रहे, मास्टर जी। माई फादर इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, सो तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया उसकी वजह से। ठीक है, वो पापा उठ गया। ठीक है, हाँ, 18 आई थिंक सो, है ना, 3 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 15। ओके, दिस विल कम 50। तो ये याद रख लो कि बेहतर है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो टू मेक इट इन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ म्यू, सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज आर इज गिवन 30 एंड दिस इज 10। ओके, सो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 15 × 15 कर दूँ, मैं स्क्वायर कर दिया, म्यू इंटू 30 इंटू 10, 30, ये 2 टाइम कट गया, है ना, और ये 3 और ये 2, तो म्यू कम्स 3/4, म्यू कम्स 3/4। नाउ सम ऑफ यू आर आस्किंग कि क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको याद होगा सर्कुलर में मैंने बताया था, सर्कुलर पाथ पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है FC, है ना, FC। हालांकि उसके लिए म्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, आप mv²/r करके भी निकाल सकते थे, यू कैन फाइंड इट। mv दिया हुआ है, v² भी आपको पता है, v की वैल्यू भी पता है, और अपॉन r भी कर सकते, तो वहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से आसान हो जाएगा, mg और इंटू म्यू। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल, म्यू इंटू एन के, याद है ना, म्यू इंटू एन के, म्यू की वैल्यू आ गई 3/4। ओके, एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वेट के इंटू जी। देखो कितना आसान है, वहाँ से आप ताम झाम करते हो और कुछ नहीं, करने को कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 3/4 मेरे ख्याल से 0.75 होगा क्या, दिस इज 10⁻7 न्यूटन, इसको आप 7.5 लिख दो और 10⁻6 न्यूटन लिख दो। 10⁻6 को हम बोलते हैं मेगा न्यूटन। ओके, सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ अब निकालने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग विदाउट वियरिंग। तो देखो, मैंने जो बैंकिंग वाला फॉर्मूला बताया था, v का वैल्यू क्या बताया था, √μ - tan θ अपॉन 1 - μ tan θ, ये बताया था ना, और इसमें rg भी था, rg इतना सारा बताया था, है। ओके, सो नाउ अपन लोग जब वियरिंग की बात करते हैं तो वियरिंग का में हम म्यू को 0 रख देते हैं, फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं,
जब भी हम वियरिंग की बात करेंगे। ओके, ये याद रख लेना, मतलब वियरिंग के टाइम में हम क्या मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे इसको, जीरो मान लेंगे, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो उस टाइम पे केवल और केवल क्या काम करेगा, tan थीटा काम करेगा। ओके ओके, ये मेरे ख्याल से म्यू प्लस tan थीटा था या tan थीटा माइनस म्यू था, मुझे याद नहीं आ रहा इसका, लेकिन फिर भी कंसेप्ट जो लगेगा वो ये लगेगा, आर जी इंटू tan थीटा। ओके, या वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। ठीक है, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा था, यही था, मुझे याद आ गया। ओके, हाँ, तो यहाँ से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। वियरिंग के लिए याद रखना, फॉर वियरिंग के लिए आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। सो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर हाउ मच इट इज़, वी स्क्वायर 15 आया था वी, तो वी 15 इंटू 15 अपॉन आर इज़ द 30, जी इज 10, तो 2 मेरी बेरी के पीर मत तोड़ो, मेरी बेरी के पीर मत तोड़ो, कितना आएगा ये, 2, 3/4। ऑब्वियसली बात है, उतना ही आना चाहिए था। ओके, उतना ही आना चाहिए था। ठीक है, मैंने किया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, नाउ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा विल कम इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, यदि आप इस एंगल को निकालना चाहो तो आपको वैल्यू मिलेगी 37 डिग्री की, 37 डिग्री की, याद रखिएगा। tan इनवर्स 3/4 इज कम इक्वल टू 37 डिग्री। मैंने आपको एक बार ही बताया भी था कि साइन 37 कोस 53 3/5, साइन 53 कॉस 37 4/5, दोनों को डिवाइड करो 3/4 आएगा, नहीं आएगा, साइन 37 डिवाइडेड बाई कॉस 37 3/4 आ जाएगा। ओके, और वो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया कि वियरिंग के लिए क्या करना है, म्यू को 0 कर देना है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि म्यू को tan थीटा मान लेना है, म्यू को क्या मान लेना है, tan थीटा। आसान था। चलिए मैं पॉज ले रहा हूँ, ठीक है, और पॉज लेके आपको तीसरा कंसेप्ट भी बताता हूँ। तो किसी ने मेरे से पूछा कि सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द प्लास्टिक कोलिजन एंड द 2D कोलिजन इन 2D, तो हम दोनों ही देख लेते हैं, उसका भी डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कोलिजन, ये वीडियो केवल उसके लिए है जो डाउट पूछे हैं, और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने आपसे पूछ लिया था कि भैया कोई डाउट तो नहीं है आपके पास, क्योंकि मुझे बता दो मैं आपकी वीडियो, तो मुझे बस उससे पहले ही कल ही बोल दिए थे, तो तब मैंने वीडियो बना दी। प्लास्टिक कोलिजन देखो क्या होता है। देखो प्लास्टिक कोलिजन कुछ नहीं है, जब दो मासेस m1 एंड m2, याद रख लो, इफ 2 मासेस गेट कोलाइड्स, ओके, ये आके इसको हिट किया, ओके, और आफ्टर कोलिजन यहाँ पे हुआ कोलिजन, ओके, दो चीज़ टकराई आके। आफ्टर कोलिजन क्या हो कि दोनों एक साथ चले, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ठीक है, देखो बिफोर कोलिजन बोथ आर सेपरेट, आफ्टर कोलिजन both moves together, दोनों एक साथ है। अरे कुछ नहीं है यार, ये शादी है, शादी दो बंधन की, ठीक है, दो जोड़ों की। पहले शादी से पहले दोनों अलग अलग थे, ठीक है, दोनों अलग अलग थे, ये आके इसको लगा शादी हो गई, दोनों अब साथ साथ रहने लग गए। दिस इज़ द कोलिजन, दिस इज़ द प्लास्टिक कोलिजन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, यदि दोनों साथ साथ रहने तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो, और यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो भाई वो लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 m2 u2, और यहाँ देखो कितना है, दोनों का मास m1 प्लस m2 दोनों एक साथ है ना, दे विल बिहेव लाइक वन। ओके, वो
अलग अलग नहीं है, अब वो एक हो गए हैं, एक उनका मिलन हो गया है, ठीक है। हाँ, तो उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाते अपन लोग, ठीक है। हम सभ्य लोग हैं, है ना, तो हम सभ्यता से पढ़ाएंगे टीचिंग, एकदम सिविलाइज्ड टीचिंग पढ़ाएंगे। तो दीज आर टू ब्लॉक्स ओके ऑफ मास m1 and m2 and both are moving with different velocities u1 u2 with different direction, we don't know, we don't care, but after collision both blocks or both masses moving together, एक साथ दौड़े, ठीक है, एक साथ दौड़े, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्लास्टिक कोलिजन बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। इसके लिए ई क्या रहेगा? रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 रहेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो पाया ना, सेपरेशन वेलोसिटी क्या रहेगी? 0, इसीलिए ई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ई विल बी 0, ई विल बी 0। समझ में आया क्या? बस यही है प्लास्टिक कोलिजन। इसमें जनरली जो मूविंग बॉडी होती है वो होती है बहुत छोटी, और ये वाली बॉडी होती है बहुत भारी, ठीक है। तो जनरली बॉडी के अंदर घुस जाती है ये, और तब चलती है। मतलब मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था बुलेट का, और एक यहाँ पे वुडन ब्लॉक था, है ना, एक बुलेट एक वुडन ब्लॉक में जाके घुस गई, वुडन ब्लॉक थोड़ा सा हिल गया, है ना। तो बस वही है प्लास्टिक कोलिजन, इसके अलावा और कुछ नहीं प्लास्टिक कोलिजन में, ओके। और 2 डायमेंशनल कोलिजन देखो, 2 डायमेंशन कोलिजन देखो क्या होता है। कैरम में हम देखते हैं हमेशा 2 बॉडी होंगी, आपका एक स्ट्राइकर होगा और एक आपकी गोटी होगी। कोलिजन होता है तो क्या सीधी जाती हैं? नहीं, कभी कभी ये इधर भग जाती है और दूसरी गोटी इधर भग जाती है, तो अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाती हैं, है ना, विद डिफरेंट वेलोसिटी v1 v2 m2 m1। मान लिया दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2। ये सब कंसिडरेशन में है हमारे, हमने लेट किए हैं, इनको एज्यूम किया। तो ऑब्वियसली बात ये क्या हो जाएगा? v1 sin θ1, ये क्या हो जाएगा? v1 cos θ1। कंपोनेंट ब्रेक होंगे ना, ये क्या हो जाएगा? v2 cos θ2, और ये क्या हो जाएगा? v2 sin θ2। कंपोनेंट ब्रेक होंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक करना आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा, मोशन इन 2D में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा डेफिनेटली। किसी भी वेक्टर के ब्रेक डाउन करने हैं, फैक्टर ब्रेक करने हैं, एंगल देखो, एंगल का एक्सिस देखो, ठीक है, जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है कॉस दे दो उसको, और दूसरे वाले को साइन दे दो, बस काम खत्म। तो अब देखो, इसको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। अब वेलोसिटी क्या है? ये है, ये है, आगे। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो एक्स एक्सिस में, इसको u1 दे दिया, इसको u2 दे दिया। एक्स एक्सिस में देखो m1 u1 m2 u2 किसके इक्वल हुआ? एक्स एक्सिस में देख रहे हो ना आप, यहाँ पे m1 v1 m2 v2 नहीं लेंगे। एक्स एक्सिस में है क्या v1 एंड v2? नहीं, वो तो इधर है, इधर है। एक्स एक्सिस में कौन वेलोसिटी है? ये। तो इनका मोमेंटम आएगा m1 v1 cos θ प्लस m1 m2 v2 cos θ। ये वेलोसिटी किस में आएगी? एक्स एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी है यहाँ पे कहीं, यू भी एक्स एक्सिस में जा रहा है, यू भी एक्स एक्सिस में जा रहा है, कहीं है यहाँ पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी? नहीं, तो मोमेंटम क्या रहेगा? 0। मोमेंटम क्या रहेगा? 0 वाई एक्सिस में। यहाँ पे m1 v1 sin θ1, ठीक। अब देखो इसके अपोजिट है, तो दूसरे को हम क्या लेंगे? माइनस में। यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में थे, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसीलिए ऐड कर दिया था। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं करना आपको, ओके। दिक्कत नहीं माननी है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ, ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आप यदि रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन लेने जाओ, रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो यहाँ पे हम रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन जनरली एक्स एक्सिस में फाइंड करते हैं। ओनली वी फाइंड हियर द रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में लेने जाओगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्यों? वाई एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है नहीं है, कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है, इसलिए
डिनोमिनेटर में 0 आएगा और ई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस में लोगे आप ई को, रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन को, u1 माइनस u2, ये होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 साइन v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1। ओके, ये होगा। ओके, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन भी 2 टाइप से लग सकते हैं, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, आपसे कोई बोल नहीं रहा, ठीक है। बस याद रखो ये है, ये फंडा है बस। अब इस चार्ट को, इसको स्टडी करके आपको ये लिखना है, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो आज की डाउट क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि 4 ही डाउट मेरे से पूछे गए थे, 4 ही मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन और प्लास्टिक और ये, ओके। तो और कोई पूछोगे तो और वीडियो बना दूंगा, आधे घंटे की वीडियो होगी ये लगभग। चलिए तो फिर बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन।